नमस्कार। केमिकल थर्मोडायनेमिक्स में नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे। प्रीवियस पार्ट अगर आपने नहीं देखे तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, पहले उन्हें देख लीजिए। उसके बाद आज हम पढ़ेंगे स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन डेल्टा H0, अभिक्रिया की मानक एंथैल्पी में परिवर्तन। कब निकालेंगे? जब टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड हो, प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक हो और मोल ऑफ सब्सटेंस हो 1 मोल। ये रिएक्शन है। इसमें 1 मोल NH3 बनेगा यदि टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो। तब एंथैल्पी में जो परिवर्तन है उसे हम कहेंगे मानक एंथैल्पी में परिवर्तन। नेक्स्ट है स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबंशन डेल्टा H0 COMB। कंबंशन दहन की एंथैल्पी में परिवर्तन, मानक अवस्था में दहन की एंथैल्पी में परिवर्तन। इसका मतलब है कि 1 मोल पदार्थ का 25 डिग्री सेंटीग्रेड और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर कंप्लीट दहन हो, कंप्लीट कंबंशन हो, तो उसे हम कहेंगे मानक स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबंशन। रिएक्शन देखते हैं। पहली रिएक्शन में ये स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबंशन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे कंप्लीट कंबंशन होना चाहिए। कंप्लीट कंबंशन में CO बन रहा है, यहाँ पे बनना क्या चाहिए? CO2। नेक्स्ट दूसरी आपकी रिएक्शन है, इसमें आपका ये क्या है? ये रिएक्शन शो कर रही है स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबंशन, क्योंकि इसमें कंप्लीट कंबंशन हो रहा है। और तीसरी रिएक्शन में आपका क्या है? 1 मोल पदार्थ का क्या हो रहा है? कंप्लीट कंबंशन हो रहा है। इसलिए तीसरी रिएक्शन भी क्या है? आपकी स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबंशन डेल्टा H0 COMB। नेक्स्ट है स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। नाम से पता चल रहा है उदासीनीकरण, मानक उदासीनीकरण की एंथैल्पी डेल्टा H0 न्यूट्रलाइजेशन। जब 1 ग्राम इक्विवेलेंट बेस और 1 ग्राम इक्विवेलेंट एसिड को 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर मिक्स करते हैं तो उसमें जो ऊर्जा में परिवर्तन आता है उसे हम कहते हैं स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। इसे ऐसे समझे, अगर मान लीजिए स्ट्रॉन्ग एसिड HCl और स्ट्रॉन्ग बेस का 1 ग्राम इक्विवेलेंट इसका, 1 ग्राम इक्विवेलेंट इसका लिया तो क्या बना? NaCl प्लस H2O। तो जो एंथैल्पी चेंज है उसे हम कहेंगे स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। और इस केस में होता है डेल्टा H इज -13.7 किलो कैलोरी पर मोल। इसका मतलब जब स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का न्यूट्रलाइजेशन किया जाता है 1 ग्राम इक्विवेलेंट का, तो अपने पास जो एनर्जी चेंज आता है वो -13.7 किलो कैलोरी पर मोल आता है। या हम इसे यूं कहें कि जब स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का न्यूट्रलाइजेशन किया जाता है तो अगर 1 मोल वाटर बने, 1 मोल वाटर कैसे बनेगा? ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, कंप्लीट डिसोसिएशन है। ये स्ट्रॉन्ग बेस है, कंप्लीट डिसोसिएशन होगा। ये इलेक्ट्रोलाइट है, साल्ट है, साल्ट का भी क्या होता है? कंप्लीट डिसोसिएशन। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। तो यहाँ पे क्या है? Cl और Na कट जाएंगे क्योंकि ये क्या है? स्पेक्टेटर आयन है, दर्शक आयन है। बचेगा क्या अपने पास? H प्लस Cl माइनस H प्लस OH माइनस H2O। 1 मोल H2O का निर्माण हुआ है इसमें। तो इसमें जो एंथैल्पी में परिवर्तन है उसे हम कहेंगे स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ वीक बेस है या वीक एसिड के साथ स्ट्रॉन्ग बेस है या वीक एसिड वीक बेस है तो एनर्जी जो है 13.7 किलो कैलोरी पर मोल से कम आएगी। नेक्स्ट है स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन डेल्टा HF0। 1 मोल सब्सटेंस बनेगा अपने स्टैंडर्ड स्टेट। 1 mole substance is formed from its element in their standard state at 25 degree centigrade and at 1 atmospheric pressure। 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर 1 मोल पदार्थ बनेगा। किससे? अपने तत्वों से, जो कि किसमें है? मानक अवस्था में है। जैसे इसे समझने के लिए एग्जांपल देते हैं। ये रिएक्शन है। ये रिएक्शन स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन शो नहीं करेगी। ये करेगी क्योंकि कार्बन यहाँ पे क्या है? स्टैंडर्ड तत्व नहीं है ना, ये तत्व नहीं है, इसलिए ये रिएक्शन शो नहीं करेगी। लेकिन ये स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन शो करेगी क्योंकि यहाँ कार्बन सॉलिड ग्रेफाइट फॉर्म में, डायमंड फॉर्म में तब भी नहीं करेगी। ग्रेफाइट फॉर्म में कार्बन जो सॉलिड ग्रेफाइट फॉर्म में है उसको मानते हैं एलिमेंट इन द स्टैंडर्ड स्टेट। कार्बन के स्टैंडर्ड स्टेट है। और फिर क्या बना? इसका फॉर्मेशन हुआ आपका ग्रेफाइट प्लस ऑक्सीजन
CO2 बना, ठीक है, 1 मोल CO2 बना। यहाँ देखिए H2O2 दोनों स्टैंडर्ड स्टेट में है तो H2O बना, लेकिन बनना कितना चाहिए, 1 मोल, तो 2 मोल में डेल्टा H है तो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कितना हो जाएगा, -x/2। यहाँ पे ये रिएक्शन है क्या स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, नहीं, क्योंकि ये स्टैंडर्ड स्टेट में नहीं है। नाइट्रोजन प्रकृति में N फॉर्म में नहीं पाया जाता, N2 फॉर्म में पाया जाता है, ऐसे ही हाइड्रोजन H2 फॉर्म में पाया जाता है। नेक्स्ट है एंथैल्पी चेंज इन्वॉल्विंग फिजिकल चेंजेस। फिजिकल चेंज में जैसे फेज, कोई सॉलिड अल्फा फेज से बीटा फेज में गया तो जो आपका एंथैल्पी चेंज है इसको हम कहेंगे डेल्टा एच ट्रांजिशन, इसे हम कहेंगे ट्रांजिशन संक्रमण। सॉलिड लिक्विड में गया तो उसके कहेंगे डेल्टा एच फ्यूजन। इसके बाद लिक्विड वेपर में गया तो इसको कहेंगे वेपराइजेशन। सॉलिड वेपर में गया इसको कहेंगे सब्लिमेशन, मतलब ठोस सीधे वेपर में गैस अवस्था में पहुंच जाए तो उसे ऊर्ध्वपातन। सॉलिड सॉल्यूशन में बदला उससे कहेंगे डेल्टा एच सॉल्यूशन। स्पीसीज जो सॉलिड लिक्विड गैस है एटम में चेंज हुई तो उससे कहेंगे एटोमाइजेशन। और आपकी जिसे आयोनाइजेशन हुआ तो उससे कहेंगे आयोनाइजेशन। नेक्स्ट है डिटर्मिनेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इन स्टैंडर्ड स्टेट। रिएक्शन के लिए एंथैल्पी का डिटर्मिनेशन कैसे करेंगे, समेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस समेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। एलिमेंट इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट, मानक अवस्था में जो भी तत्व है जैसे N2, H2, कार्बन सॉलिड, ग्रेफाइट, ये सब इनका डेल्टा एच F0 क्या माना जाएगा, 0 मानेंगे। वेरिएशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन विद टेम्परेचर, किरचॉफ इक्वेशन, इसे किरचॉफ इक्वेशन भी कहते हैं। ये इक्वेशन अपनी, इसमें एंथैल्पी चेंज ऑफ दिस रिएक्शन निकालना चाहते हैं कांस्टेंट प्रेशर पे, तो क्या हो जाएगा डेल्टा एच प्रोडक्ट की डेल्टा एच प्रोडक्ट माइनस डेल्टा एच समेशन ऑफ डेल्टा एच रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट की एंथैल्पी माइनस रिएक्टेंट की एंथैल्पी। अब इसको क्या करें, डिफरेंशिएट कैलकुलेट कर देते हैं विद रेस्पेक्ट टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर पे। तो डेल्टा एच क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा अपने पास। और ये आपको पता है ये डेल्टा एच अपॉन टी एट कांस्टेंट प्रेशर क्या होता है, सीपी, ये सी के लिए, डी के लिए, ए के लिए, ये बी के लिए। तो इसे हम कहेंगे डेल्टा एच अपॉन डेल्टा टी, पी इज इक्वल टू डेल्टा सीपी। ये है आपकी किरचॉफ इक्वेशन, इसे ऐसे भी लिख सकते हैं अपन। नेक्स्ट है आपका, अगर कांस्टेंट वॉल्यूम पे है तो कांस्टेंट वॉल्यूम पे आएगा तो क्या आ गया यहाँ पे डेल्टा ई आ जाएगा ना, डेल्टा यू अपॉन डी टी। डेल्टा यू अपॉन डी टी क्या होता है, सीवी। तो यहाँ ये इक्वेशन फॉर्म आ जाएगी, ये भी आपकी कांस्टेंट वॉल्यूम पर किरचॉफ इक्वेशन है। अगर टेम्परेचर रेंज समान है तो क्या होगा, हीट कैपेसिटी आर इंडिपेंडेंट, कैपेसिटी इज इंडिपेंडेंट, हीट कैपेसिटीज आर इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। तो यहाँ पे अगर अपन बात करें टेम्परेचर रेंज समान है तो यहाँ पे कांस्टेंट रख दिया इसको, तो सीधा इसका समाकलन कर दिया तो डेल्टा जो है डेल्टा H2 माइनस डेल्टा H1 आ जाएगा ये, और इसी प्रकार कांस्टेंट वॉल्यूम पे ये आ जाएगा। नेक्स्ट है टेम्परेचर रेंज समान नहीं है, स्मॉल नहीं है, छोटी नहीं है, तो सीपी किस पे डिपेंड करेगा, टेम्परेचर पे, सीवी टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। तो कैसे करेगा, अल्फा प्लस बीटा टी प्लस गामा टी स्क्वायर, अल्फा बीटा गामा यहाँ पे कांस्टेंट है। तो डेल्टा सी पे कैसे निकालेंगे, ऐसे निकालेंगे इस फॉर्म से, अल्फा सी प्लस ये प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट प्लस प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट इंटू टी प्लस प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट इंटू टी स्क्वायर। तो यहाँ पे इसको ऐसे लिख सकते हैं पर डेल्टा सीपी डेल्टा अल्फा प्लस डेल्टा बीटा टी प्लस डेल्टा गामा टी स्क्वायर, और इसका समाकलन करेंगे तो अपने पास इसकी डेल्टा सीपी की वैल्यू यहाँ पे ये रखेंगे। तो यहाँ पे आपका इसका समाकलन करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे ये वाला डेल्टा समेशन एक्स की पावर एन डीएक्स की पावर क्या होता है, dx इज इक्वल टू क्या होता है, एक्स की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस सी। तो इस फॉर्मूले से ये आपका आ जाएगा और इससे कहेंगे इंटीग्रेटेड किरचॉफ इक्वेशन। यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे या डेल्टा डेल अल्फा डी टी का क्या हो जाएगा समेशन टी, तो डी टी को क्या लिख सकते हैं, T2 माइनस T1। यहाँ पे क्या है, टी बीटा टी डेल बीटा टी है, टी का क्या होगा, एक्स की पावर n प्लस 1 1 प्लस 1 2 अपॉन 2 टी स्क्वायर, और ऐसे टी क्यूब हो जाएगा। इसे कहेंगे इंटीग्रेटेड आपका किरचॉफ इक्वेशन।